लाखों साल पहले इंसान धरती पर मौजूद था, लेकिन भाषा अभी जन्मी नहीं थी। आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे बोलते नहीं थे, वे संकेतों, आवाजों और डर की चीखों से एक दूसरे को समझाते थे। फिर समय के साथ इंसान का शरीर बदला, गला बदला, दिमाग बदला और इन्हीं बदलावों से आवाजें शब्दों में बदली और पहली भाषा बनी। लेकिन आज दुनिया में 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं। तो सवाल उठता है, अगर शुरुआत में भाषा एक थी तो वो आज हजारों में कैसे बढ़ गई? इन सभी सवालों का जवाब के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। भाषा की कहानी की शुरुआत होती है आज से 40 लाख साल पहले, पूर्वी अफ्रीका के घने जंगलों में। यहाँ हमारे पूर्वज जी रहे थे। वे हम जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन वे हमारी तरह 2 पैरों पर चलने लगे थे। उनके पास सब कुछ था, ताकत थी, परिवार था और जंगल की समझ थी। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, वो था शब्द। बोलने की शक्ति नहीं थी। क्यों? क्या उनका दिमाग कमजोर था? नहीं, कमी दिमाग में नहीं, कमी उनके गले में थी। विज्ञान बताता है कि उस समय इंसान का कंठ, वॉइस बॉक्स, गले में बहुत ऊपर होता था। इसी वॉइस बॉक्स की वजह से हम मानव बोल सकते हैं, क्योंकि आज वो गले के नीचे है और बाकी जीव में ऊपर होते हैं, बिल्कुल आज के चिंपैंजी जैसा। कुदरत ने उन्हें ये डिजाइन एक खास फायदे के लिए दिया था। वे नदी में मुंह डालकर एक ही समय में पानी पी सकते थे और सांस ले सकते थे। आज हम आधुनिक इंसान ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश करेंगे तो पानी फेफड़ों में चला जाएगा। ये जंगल में जिंदा रहने के लिए एक बेहतरीन सुविधा थी, तो ये एक वरदान था। यही वरदान उनका सबसे बड़ा श्राप बन गया। कंठ ऊपर होने की वजह से उनकी जीभ को घूमने की जगह ही नहीं मिलती थी। उनका गला एक लॉक लगा हुआ पिंजरा था। वे चाहकर भी आज जैसे पू या खाना पीना को साफ अक्षर नहीं बोल सकते थे। वे सिर्फ जानवरों की तरह चीख सकते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि मौसम ने धोखा नहीं दिया। अचानक अफ्रीका की जलवायु बदली। घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह मीलों दूर तक फैली 6 फीट ऊंची घास ने ले ली। यही वो पल था जब उनकी खामोशी उनकी मौत बन गई। पेड़ों पर तो वे इशारों से बात कर लेते थे, लेकिन इस ऊंची घास में इशारे दिखाई देना बंद हो गए। जरा सोचिए, एक आदि मानव घास के बीच खड़ा है। 10 कदम दूर एक शेर उसी घास के मैदान में खड़ा दूसरी आदि मानव की तरफ बढ़ रहा है और पहले आदि मानव उसे बताना चाहते हैं कि बाघ तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन पहली आदि मानव के गला उसे बोलने नहीं देता। वो सिर्फ चिल्लाते हैं और वो चिल्लाना उसे बचा नहीं पाता। उस ऊंची घास के मैदान में हमारे पूर्वजों को एक कड़वा सच समझ आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो इस अगले के पिंजरे को तोड़ना होगा। उन्हें अब पानी पीने की सुविधा नहीं, उन्हें आवाज चाहिए थी, शब्द और भाषा चाहिए था, जिससे वो अपने तकलीफ को दूसरे के साथ साझा कर सके। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं होने वाला था। नेचर उन्हें बोलने की शक्ति देने से पहले उनके हाथ में एक ऐसा हथियार देने वाली थी जो अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगा। वो हथियार क्या था और उसने कैसे इंसान को पहली बार गुनगुनाना सिखाया? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, जब इंसान ने पहली बार सिर्फ आवाज नहीं बल्कि सेंटेंस बोला, तो वो पहला सेंटेंस क्या था? तो वो हथियार क्या था जिसने इंसान को बोलने की शक्ति देने वाला था? वो कोई पत्थर का भाला नहीं था और ना ही कोई नुकीला हथियार, वो थी आग। आज से करीब 18 लाख साल पहले एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो इरेक्टस। ये पहले लोग थे जिन्होंने आग को काबू करना सीख लिया था। लेकिन आग ने भाषा को कैसे जन्म दिया? पहले इंसान कच्चा मांस और कंदमूल खाता था, जिसे चबाने और पचाने में पूरे दिन के 6 घंटे निकल जाते थे। पका हुआ खाना नरम था और जल्दी पचता था। वैज्ञानिक गणनाओं के मुताबिक पके हुए खाने से इंसान को 30 से 40% ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। अब ये ऊर्जा पेट में नहीं रुकती थी, वो सीधे दिमाग तक पहुंचने लगी। यही वजह थी कि पहले इंसानों का दिमाग लगभग 400-500 सीसी का था और बाद में ये बढ़कर 1200 से 1400 सीसी तक पहुंच गया। यानी दिमाग का आकार लगभग 3 गुना बढ़ गया। अब इंसान सिर्फ पेट के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के बारे में सोच सकता था। लेकिन आग ने सिर्फ दिमाग नहीं बढ़ाया, उसने उन्हें वक्त दिया। जरा उस दौर की रात के बारे में सोचिए। आग से पहले सूरज डूबते ही इंसान डरकर पेड़ों पर छिप जाता था। रात मतलब सन्नाटा, लेकिन आग ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। अब वे जमीन पर सुरक्षित थे। आग की लपटों ने शेरों को दूर रखा और इसी आग के चारों तरफ दुनिया का पहला सोशल क्लब बना। जब 10 से 12 लोग आग के घेरे में बैठे तो एक दूसरे का चेहरा चमकती रोशनी में देखा। दिन में वे शिकार के लिए छोटे छोटे इशारे करते थे, मारो भागो, लेकिन रात में उन्हें जुड़ना था। वैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा की शुरुआत शब्दों से नहीं, संगीत जैसी गुनगुनाहट से हुई। शायद किसी ने डर भगाने के लिए एक लय में आवाज निकाली होगी और दूसरे ने उसका साथ दिया होगा। ये गुनगुनाना ही इंसान की पहली भाषा थी, बिना शब्दों का गीत जिससे वे बता रहे थे हम साथ हैं, हम सुरक्षित हैं। आग ने इंसान को समाज बना दिया था। दिमाग बड़ा हो चुका था, भावनाएं उफान पर थीं और समूह बन चुका था।
लेकिन कहानी में अभी भी बहुत बड़ी रुकावट थी। उनका दिमाग तैयार था, लेकिन शरीर उन्हें धोखा दे रहा था। वे गुनगुना तो सकते थे, लेकिन साफ और स्पष्ट बोल नहीं सकते थे। प्रकृति को अब एक आखिरी और सबसे जानलेवा कदम उठाना था। उसे उनके गले के अंदर एक ऐसी सर्जरी करनी थी जिसने इंसान को बोलने की ताकत दी, लेकिन साथ ही उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के ठंडे जंगलों में एक अलग संघर्ष शुरू हो चुका था। यहाँ एक कबीला रहता था, टकला समूह। करीब 30-40 सदस्यों का ये कबीला शिकार और आग के सहारे जिंदा था। ये होमो हाइडेलबर्गेंसिस थे, न पूरी तरह बंदर न पूरी तरह हम। इनका शरीर लोहे जैसा मजबूत था। उस रात टकला समूह एक बड़े शिकार के बाद आग के चारों तरफ बैठा था। मांस भुनने की खुशबू हवा में फैल रही थी। सब खुश थे, पेट भरने वाला था। लेकिन तभी खुशी मातम में बदल गई। समूह का सबसे ताकतवर शिकारी लपेटू लाल मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकालते हुए अचानक अपनी गर्दन पकड़ता है। उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं। वो हवा के लिए तड़पता है। टकला समूह के लोग उसे हिलाते हैं, पीठ ठोकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। चंद पलों में लपेटू लाल की मौत हो चुकी थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े शारीरिक बदलाव का सबूत था। लपेटू लाल के गले के अंदर कुछ ऐसा बदल चुका था जो बाकी जानवरों में नहीं था। उसका कंठ, वॉइस बॉक्स गले में नीचे खिसक चुका था। कुदरत ने ऐसा इसलिए किया था ताकि गले में एक खाली जगह बने जहां आवाज गूंज सके। लेकिन इस बदलाव ने भयानक कीमत वसूल ली। अब सांस की नली और खाने की नली एक ही रास्ते से गुजरती थी। शेर या कुत्ता खाते समय सांस ले सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। यही कीमत इंसान ने अपनी बोलने की शक्ति के लिए चुकाई। लपेटू लाल चला गया, लेकिन टकला समूह बच गया। उसी समूह में एक अनुभवी शिकारी था, लुगंडा। उसके गले में वही नया वॉइस बॉक्स था। अगली सुबह जब उसने शिकार पर ध्यान दिया तो महसूस किया कि वो बदल चुका है। पहले वो सिर्फ चिल्लाता था, लेकिन अब उसकी जीभ मुंह के अंदर नाच सकती थी और वो साफ आदेश दे सकता था, रुको, मारो, यहाँ आओ। ये चमत्कार था। जानवरों की तरह हुंकार भरने के बजाय अब वे छोटे शब्द बोल सकते थे। नई शक्ति ने टकला समूह को जंगल का राजा बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लुगंडा के पास गला, हार्डवेयर तो आ गया था, लेकिन दिमाग, सॉफ्टवेयर अब भी पुराना था। उसी शाम आरुख ने नदी के पार देखा। आसमान काला हो रहा था, बड़ा तूफान आने वाला था। उसने अपने समूह को चेतावनी देना चाहिए, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। वो सिर्फ पानी पानी, कल, शायद जैसी अर्धस्पष्ट भाषा बोल पाया। समूह उसे नहीं समझ पाया। लुगंडा के पास आवाज थी, लेकिन बात पूरी नहीं थी। दिमाग तो तैयार था, लेकिन अब एक नई चुनौती आई। फिर प्रकृति ने खेल खेला। लगभग 70,000 साल पहले ईका के खून में एक नन्ही सी जेनेटिक म्यूटेशन हुई, जिसे वैज्ञानिक FOPX2 कहते हैं। इसका असर शरीर पर नहीं, बल्कि दिमाग में हुआ। बंद कमरों के बीच के दरवाजे खुलने लगे और ईका ने पहली बार सोची हुई बात को अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उसने सूखी नदी देखी, यादों और लॉजिक को जोड़ा, और इतिहास में पहली बार इंसान भविष्य के लिए सोच पाया। पक्षी उत्तर की तरफ उड़ रहे थे। कल हम उनके पीछे चलेंगे, पानी मिलेगा। सन्नाटा छा गया। उसी समय खुदाई में जटिल औजार, कॉम्प्लेक्स टूल्स मिलने लगे। हड्डियों से सुइयां बनाई गईं, पत्थरों पर नक्काशी की गई। भाषा ने इंसान को सुपर पावर दी, सहयोग और रणनीति। फरमुंडा अकेला लड़ता था, लेकिन ईका की भाषा ने 40 लोगों का परिवार बना दिया। अब वे एक दूसरे से योजना साझा कर सकते थे। ईका की नई भाषा ने इंसान को अफ्रीका के सूखे को हराने में मदद की। लेकिन सवाल अभी भी था, एक ही भाषा से आज की अंग्रेजी, रूसी, संस्कृत जैसी हजारों भाषाएं कैसे पैदा हुईं? यही सफलता उनकी नई मुसीबत बन गई। हजारों साल बीत गए। ईका का छोटा सा कबीला अब हजारों लोगों की विशाल आबादी बन चुका था। अफ्रीका के संसाधन कम पड़ने लगे। एक ही नदी पर हजारों लोग झगड़े करने लगे। प्रकृति ने इशारा किया, हिलो या मरो। अब इंसान को अपना पहला घर, अपना पालना यानी अफ्रीका छोड़ना था। लेकिन वे कहां जाएं? उनके सामने पूरी दुनिया का नक्शा ब्लैंक पड़ा था। ये मानव इतिहास का सबसे भावुक पल था। कल्पना कीजिए उस आखिरी रात की। हजारों लोग एक ही आग के पास बैठे थे। सब एक ही भाषा बोलते थे। ये भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार प्रूटो इंडो यूरोपियन थी। कहते हैं कि ये वो दादा भाषा थी जिससे आज की आधी दुनिया की बोलियां निकली हैं। अगली सुबह रास्ते अलग हो गए। एक बड़े समूह ने कहा, हम उत्तर की तरफ जाएंगे जहाँ सफेद पहाड़ हैं। दूसरे समूह ने कहा, हम ईस्ट की तरफ यानी ईरान और भारत की ओर जाएंगे। वे रोए, गले मिले और अलग हो गए। उन्हें नहीं पता था कि अब वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और ये भी नहीं पता था कि अब मौसम उनकी जुबान बदलने वाला है। उत्तर की तरफ गया समूह यूरोप और बर्फीले इलाकों में पहुंचा। ठंड का सामना करना पड़ा। विज्ञान चुपचाप काम करता है। इंसान ठंड में अपना मुंह ज्यादा नहीं खोलता, क्योंकि खुला मुंह सीधे फेफड़ों में ठंडी हवा भेजता और शरीर की गर्मी छीन लेता। ये खतरनाक हो सकता था। इसलिए इन लोगों ने अपनी बोलने की आदत बदल ली।
अब वे ज्यादा बोलते थे बंद होठों से। होंठ, दांत और जीभ उनकी आवाज मुंह के अंदर ही बनाती थीं। इसलिए उनकी भाषा में ऐसी आवाजें बढ़ने लगी जो मुंह ज्यादा खोले बिना निकलती थीं। आज भी जर्मन, रूसी या अंग्रेजी में सुनिए स्टोन, हेलो, डैंक, वासर, इन भाषाओं में शब्द मुंह के अंदर कसे हुए से निकलते हैं। ये कोई संयोग नहीं था, ये ठंड में जीने की आदत थी। दूसरी तरफ जो समूह दक्षिण और पूरब की ओर आया, भारत, ईरान और आसपास, यहाँ गर्मी थी। लोग मुंह खोलकर आराम से बोल सकते थे। इन आवाजों में सांस खुलकर बाहर आती थी। उदाहरण के लिए संस्कृत में आत्मा या आकाश पूरा मुंह खोलकर बोला जाता था। तेलुगु में अम्मा मतलब माँ या अन्न, बंगाली में आलो मतलब रोशनी या भालो मतलब अच्छा। गहरी और खुली आवाज। धीरे धीरे उनकी भाषा में एक लय आ गई। यही कारण है कि संस्कृत या पुरानी तमिल सुनने में गीत जैसी लगती हैं। ये कोई कला नहीं थी, बल्कि मौसम और पर्यावरण का असर था। अब इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था। बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में, हर जगह अलग अलग बोलियां गूंज रही थी। लेकिन अभी भी एक कमी थी। शब्द हवा में थे, बोले और गायब हो गए। इंसान को अपनी कही हुई बात हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का तरीका चाहिए था। लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की धरती पर इंसान ने पहली बार शहर बनाया। उस शहर का नाम था उरुक। यहाँ का बाजार आज के दिल्ली के चांदनी चौक या मुंबई के बाजार जैसा व्यस्त था। हर तरफ शोर था। भेड़ ले लो, तांबा ले लो, अनाज ले लो। लेकिन इस शोर के बीच एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। व्यापार इतना बढ़ गया था कि लोगों का दिमाग अब साथ नहीं दे रहा था। छोटे गांव में याद रखना आसान था कि फलाने ने मुझसे 2 बोरी अनाज उधार लिया है, लेकिन शहर में हजारों अजनबी थे। लाखों का लेन देन हो रहा था। व्यापारी डर रहे थे, अगर मैंने आज किसी को उधार दिया और 6 महीने बाद वो मुकर गया तो मैं कैसे साबित करूं? मेरी आवाज़ तो हवा में गायब हो चुकी थी। इंसानी दिमाग का मेमोरी कार्ड फूल हो चुका था। अब इंसान को चाहिए था एक ऐसा जादू जो उनकी बात को समय के साथ रिकॉर्ड कर सके। और तभी इतिहास में एक आदमी की एंट्री हुई। ये कोई राजा नहीं था, कोई सेनापति नहीं था। ये एक साधारण मुनीम, अकाउंटेंट था। इतिहास हमें उसका नाम बताता है, कुशिन। कुशिन किसी राजा की तरह नहीं था। वो मंदिर के गोदाम का साधारण अकाउंटेंट था। शाम हो चुकी थी। कुशिन परेशान था। उसके पास हजारों बोरियां आई थीं, लेकिन उसका हिसाब नहीं मिल रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। कितनी बोरियां आईं, कितनी गईं? उसी हताशा में कुशिन ने पास पड़ी गीली मिट्टी का टुकड़ा उठाया। उसने लकड़ी की तीली, रीड ली और उस पर अनाज का चित्र बनाने के बजाय एक निशान या सिंबल बनाया और उसके आगे गिनती के लिए लकीरें खींच दी। ये दुनिया की पहली एक्सेल शीट थी। लोग सोचते हैं कि इंसान ने सबसे पहली कविता या प्रेम पत्र लिखा होगा, लेकिन असली शुरुआत थी हिसाब से। शुरुआत में दिक्कत थी। वे सिर्फ चीज़ों के चित्र बना रहे थे। अगर पैर लिखना है तो पैर का चित्र बनाओ, अगर सूरज लिखना है तो गोला बनाओ, लेकिन प्यार, गुस्सा या जाना जैसी भावनाओं का चित्र कैसे बनाएं? इंसानी दिमाग ने एक और छलांग लगाई। उन्होंने मुंह का चित्र बनाया और उसके पास रोटी का चित्र रखा। जब मुंह और रोटी मिलते हैं तो क्या बनता है? खाना। फिर उन्होंने आँख का चित्र बनाया और उसके नीचे पानी की लकीरें खींची। आँख से पानी गिरना यानी रोना। ये कमाल का आइडिया था। इसे नाम दिया गया यूनिफॉर्म। अब मिट्टी की वो पट्टियां सिर्फ सामान की लिस्ट नहीं थी, बल्कि पत्र के रूप में भी व्यवहार होने लगी। ये जादू पूरी दुनिया में फैल गया। पश्चिम में मिस्र के राजाओं ने इसे देखा, लेकिन उन्होंने कहा वे मिट्टी पर नहीं लिखेंगे, मिट्टी टूट जाती है। मिस्र के राजाओं को अमर होना था, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को पत्थर पर खोदा। इसे कहा गया हायरोग्लिफिक्स। उनका मानना था कि जब तक राजा का नाम पत्थर पर लिखा रहेगा, उसकी आत्मा जिंदा रहेगी। वहीं पूर्व में चीन के राजाओं ने अलग रास्ता चुना। उन्हें हिसाब या अमरता नहीं चाहिए थी, उन्हें भविष्य जानना था। उन्होंने कछुए की हड्डियों पर अपने सवाल लिखे और उन्हें आग में तपाया। वहाँ भाषा भविष्यवाणी का जरिया बन गई। जब मेसोपोटामिया और मिस्र अपनी कहानियां लिख रहे थे, तो भारत क्या कर रहा था? क्या भारत अनपढ़ था या फिर ऐसी लिपि लिखी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका? समय के पहिए ने कहानी को अब हमारे अपने घर भारत तक पहुंचाया। लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। हमारे पास बड़े शहर थे, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम था और हाँ, हमारे पास लिपि और स्क्रिप्ट भी थी। हड़प्पा की खुदाई में हजारों टैबलेट मिली हैं, जिन्हें मोहरे कहा जाता है। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र होते थे, जैसे सींग वाला बैल और उसके ऊपर कुछ अजीब से अक्षर। ये मोहरा उस जमाने का बारकोड या आईडी कार्ड था। व्यापारी इसे अपने सामान पर लगाते थे ताकि पता चले कि सामान किसका है। मतलब साफ है, हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। तो फिर समस्या क्या थी? हमने मिस्र की भाषा पढ़ ली, लेकिन अपने ही देश की भाषा क्यों नहीं पढ़ पाए? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, कोई डिक्शनरी नहीं मिली। मिस्र की भाषा हम इसलिए पढ़ पाए क्योंकि हमें एक पत्थर मिला जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी।
दूसरा, बहुत छोटे मैसेज। हड़प्पा के लोग लंबी किताबें नहीं लिखते थे। उनकी मोहरों पर औसतन सिर्फ 5 से 6 अक्षर लिखे हैं। ये ऐसा है जैसे आपको किसी अनजान भाषा का सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट पढ़ने को मिले और कहा जाए पूरी भाषा का व्याकरण बताओ, नामुमकिन जैसा। तीसरा, चित्र या अल्फ़ाबेट। इस लिपि में करीब 400 से ज़्यादा चिन्ह हैं। इनमें मछली का निशान बहुत आता है, कभी जार का निशान आता है। वैज्ञानिक उलझे हुए हैं, क्या ये आज की ABC जैसी वर्णमाला है या आज के इमोजी जैसा है। मछली का चित्र किसी आवाज़ या तारे का प्रतीक भी हो सकता है। और वे कौन सी भाषा बोलते थे, इस पर भी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ दक्षिण भारत के इतिहासकार कहते हैं कि ये प्राचीन तमिल द्रविडियन जैसी भाषा थी। मछली के निशान को पुरानी तमिल में मीन कहते हैं, जिसका एक मतलब तारा भी होता है। अन्य इतिहासकार कहते हैं कि ये संस्कृत या इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। लेकिन सच ये है कि 5000 साल बाद भी हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। असली रहस्य ये नहीं कि हम उसे पढ़ नहीं पाए, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और तकनीक ने अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उसका रहस्य आज भी हमें चौंकाता है। और सवाल ये है कि इन पुरानी भाषाओं और लिपियों ने कैसे आधुनिक भाषाओं की नींव रखी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान ने न केवल बोलने और लिखने की कला में महारत हासिल की, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को संरक्षित करने का तरीका भी ढूंढ लिया। अब इंसान के पास सिर्फ आवाज़ और चित्र नहीं थे, बल्कि उनका दिमाग विकसित हो चुका था, जिससे वे जटिल योजना, गणना और समाज बनाने में सक्षम हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र और मेसोपोटामिया में अलग अलग तरीके से भाषा और लिपि विकसित हुई। मिस्र ने हायरोग्लिफिक्स, चीन ने भविष्यवाणी के लिए कछुए की हड्डियों पर लिपि विकसित की और भारत ने मोहरों और टैबलेट्स के माध्यम से संचार किया। इस विकास ने मानव समाज में बुनियादी बदलाव लाए। पहले इंसान केवल जिंदा रहने और शिकार करने के लिए बात करता था, लेकिन अब भाषा ने उन्हें सहयोग, योजना और सभ्यता बनाने की शक्ति दी। इंसान अब सिर्फ अपने परिवार या कबीले के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय और भविष्य के लिए सोचने लगा। इसी प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे एक ही भाषा अलग अलग समूहों में विभाजित होने लगी। जब इंसान ने अफ्रीका छोड़कर यूरोप, एशिया और अन्य महाद्वीपों की यात्रा की, तो अलग अलग वातावरण, मौसम और जीवन शैली ने उनके बोलने के तरीके और आवाज़ों को प्रभावित किया। उत्तर में ठंडे वातावरण में लोग मुंह बंद करके बोलते थे, जिससे जर्मन, रूसी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में अंदरूनी और कसकर निकली हुई आवाज़ें उत्पन्न हुईं। दक्षिण और पूर्व की गर्म जगहों में लोग खुलकर बोलते थे, जिससे संस्कृत, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में लय और खुलापन आया। इसी तरह अलग अलग समूहों में समय के साथ आवाज़, उच्चारण, शब्द और व्याकरण में भिन्नता आई और एक ही मूल भाषा से धीरे धीरे हजारों भाषाओं का जन्म हुआ। इन भाषाओं ने इंसान को केवल बोलने या लिखने का तरीका नहीं दिया, बल्कि संस्कृति, ज्ञान, विश्वास और पहचान का माध्यम भी बनाया। हर नई भाषा ने अपने साथ इतिहास, परंपरा और समुदाय की कहानी को जोड़ दिया। इसी कारण आज दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं गूंज रही हैं और हर भाषा अपने समय और स्थान की पहचान रखती है। इस प्रक्रिया ने दिखाया कि मानव जीवन में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं थी, बल्कि अस्तित्व और समाज की रीढ़ थी, जिसने इंसान को केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि सोचने, समझने और अगली पीढ़ी के लिए ज्ञान छोड़ने वाला प्राणी बनाया। समय बीतता गया और इंसान ने अपने अनुभवों को शब्दों, लिपियों और लेखन के माध्यम से सुराशित करना शुरू किया। भाषा अब सिर्फ बोलने का साधन नहीं रही, बल्कि ज्ञान, इतिहास और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गई। जैसे ही इंसान नई जमीनों पर फैलता गया, अलग अलग वातावरण और परिस्थितियों ने उसकी भाषा पर असर डाला। पहाड़ों, जंगलों, नदियों और रेगिस्तानों में रहने वाले लोगों ने अपनी बोलचाल और उच्चारण को उसी माहौल के अनुसार ढाला। यूरोप के ठंडे इलाके, जहां ठंडी हवा सीधे फेफड़ों में जाती थी, वहां लोग मुंह बंद करके बोलते थे। वहीं दक्षिण और पूर्व के गर्म और खुले वातावरण में लोग खुलकर और लंबे स्वर के साथ बोलते थे। इसी तरह अलग अलग समूहों की भाषा धीरे धीरे बदलती गई। शब्दों का चयन, उच्चारण और व्याकरण वातावरण, भोजन, सामाजिक रीतियों और सांस्कृतिक आदतों से प्रभावित होते गए। जैसे जैसे समूह अलग अलग क्षेत्रों में बसते गए, एक मूल भाषा धीरे धीरे कई शाखाओं में बंट गई। इन शाखाओं ने समय के साथ स्वतंत्र भाषाओं का रूप ले लिया। इसी प्रक्रिया से अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, हिंदी, तमिल और संस्कृत जैसी भाषाएं विकसित हुईं। अब इंसान केवल बोलकर या लिखकर संवाद नहीं करता था, उसने अपनी सोच, विचार, भावनाओं और ज्ञान को संरक्षित करना शुरू कर दिया।
हर भाषा ने समाज और संस्कृति की पहचान बनाई। भाषा ने इंसान को केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि सोचने, समझने और अगली पीढ़ी के लिए ज्ञान छोड़ने वाला प्राणी बनाया। बल्कि मानव इतिहास, संस्कृति और बुद्धि की जीवंत गवाही भी हैं। इंसान की ये यात्रा दिखाती है कि कैसे लाखों सालों में भाषा का जन्म हुआ और एक भाषा से हजारों भाषाओं तक का ये विकास मानव सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे रोचक उपलब्धियों में से एक है। जैसे जैसे इंसान ने दुनिया में फैलाव किया, उसकी भाषाएं और भी अलग अलग हो गईं। अलग अलग भूगोल, जलवायु, संसाधन और जीवन शैली ने भाषाओं के स्वर, लय और उच्चारण पर गहरा प्रभाव डाला। जो समूह ठंडे और बर्फीले इलाके में गए, उन्होंने आवाज़ को मुंह के भीतर संकुचित कर बोलना शुरू किया, जिससे उनकी भाषाओं में अंदरूनी और कसकर निकली हुई ध्वनियाँ उत्पन्न हुईं। वहीं जो समूह गर्म और खुले इलाकों में गए, उन्होंने खुले स्वर और लय के साथ बोलना जारी रखा, जिससे उनकी भाषाओं में संगीत जैसी मिठास और खुलापन आया। समय के साथ ये अंतर और बढ़ते गए और एक मूल भाषा से धीरे धीरे कई शाखाएं बन गईं। हर शाखा में शब्दावली, व्याकरण और उच्चारण अलग होने लगे और ये शाखाएं स्वतंत्र भाषाओं का रूप लेती गईं। जैसे ही समूह अलग अलग क्षेत्रों में बसते गए, उनके बोलने की आदतें, रीति रिवाज और सामाजिक संगठन भी बदलते गए। इससे अलग अलग भाषाओं में सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं, बल्कि सोचने और समझने का तरीका भी बदल गया। उदाहरण के लिए, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में शब्दों का ढांचा और लय प्राकृतिक वातावरण और संस्कृति से प्रभावित हुआ, जबकि यूरोपीय भाषाओं में ठंडे वातावरण और भूगोल ने उच्चारण और व्याकरण को नया रूप दिया। यही कारण है कि आज दुनिया की भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मानव समाज, इतिहास, संस्कृति और परंपरा की जीवंत गवाही हैं। भाषा ने इंसान को सिर्फ बोलने और समझने वाला प्राणी नहीं बनाया, बल्कि उसे सोचने, योजनाएं बनाने, ज्ञान साझा करने और सभ्यता विकसित करने वाला प्राणी बना दिया। इस विशाल और जटिल यात्रा में एक ही मूल भाषा से हजारों भाषाओं तक का विकास मानव इतिहास की सबसे बड़ी और रोचक उपलब्धियों में से एक है। ये दिखाता है कि कैसे लाखों सालों में भाषा का जन्म हुआ और कैसे इंसान ने इसे समाज, संस्कृति और विज्ञान के लिए एक अद्भुत साधन बनाया। आखिरकार इंसान की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि भाषा केवल शब्दों का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने, समझने, संरचना बनाने और इतिहास संजोने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब इंसान ने अफ्रीका छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कदम रखा, तो उसकी भाषा धीरे धीरे बदलती गई, अलग अलग वातावरण और जीवन शैली के अनुसार ढलती गई। यही कारण है कि एक ही मूल भाषा से आज हम लगभग 7000 भाषाओं को सुनते हैं। हर भाषा ने अपने क्षेत्र की संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास और परंपराओं को संरक्षित किया। जैसे जैसे समाज और सभ्यता विकसित हुई, भाषा ने ज्ञान, विज्ञान और कला के प्रसार में भी भूमिका निभाई। इतिहास हमें बताता है कि इंसान ने न केवल शब्दों और लिपियों को विकसित किया, बल्कि सोचने और समझने की शक्ति को भी भाषा के माध्यम से बढ़ाया। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों ने ये साबित किया कि इंसान ने अपने विचारों और अनुभवों को संजोने का रास्ता खोज लिया था। भाषा ने इंसान को केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि सोचने, समझने, योजनाएं बनाने और अगली पीढ़ी के लिए ज्ञान छोड़ने वाला प्राणी बना दिया। इसी विकास ने एक ही मूल भाषा से हजारों भाषाओं को जन्म दिया और यही भाषा का असली जादू है। ये इंसान की सोच, भावनाओं, संस्कृति और इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए रखती है। यही वजह है कि आज हम विश्व की विभिन्न भाषाओं में संवाद कर पाते हैं और हर भाषा अपने क्षेत्र और समय की पहचान बन चुकी है। ये पूरी कहानी लाखों सालों में मानव जीवन और भाषा के विकास की हमें दिखाती है कि कैसे इंसान ने केवल जीवित रहने से बढ़कर सोचने, समझने और समाज बनाने वाला प्राणी बनने की यात्रा पूरी की, और कैसे एक भाषा से हजारों भाषाओं तक का ये अद्भुत विकास मानव सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे रोचक उपलब्धियों में से एक बन गया।